हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी फॉर स्टडी। आज का ये वीडियो मुख्य रूप से साइंस सेगमेंट से होने वाला है और साइंस में भी स्पेसिफिकली बायो। कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी एक दिवसीय एग्जाम होते हैं उनमें बायो सेगमेंट से ज़्यादातर सवाल आपको देखने को मिलता होगा। इसी को ध्यान में रख करके आज का वीडियो हमारा जो मेन पर्पस होगा, बायो के जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल बनने वाले हैं उनसे संबंधित जो फैक्ट्स होंगे, एक्स्ट्रा फैक्ट्स होंगे, सबको इंक्लूड करके एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। उसका आज ये पहला भाग है। तो बिना लेट किए हुए वीडियो को हम आज स्टार्ट करते हैं। तो आज का मुख्य रूप से हमारा जो वीडियो होगा वो जीव विज्ञान से संबंधित, जैसा कि पहले ही इंट्रो में बता दिए हैं। तो सबसे पहले जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं और उपशाखाओं के बारे में बताते हैं। डर्मेटोलॉजी किसको कहते हैं? तो त्वचा और इससे रोगों का जो अध्ययन किया जाता है उसको हम डर्मेटोलॉजी कहते हैं। सर्पेटोलॉजी सांपों के अध्ययन को, एनिथ्रोलॉजी पक्षियों के, इसको अर्निथो बेसिकली बोला जाता है। एंटमोलॉजी बोला जाता है कीटों के अध्ययन को। मिर्मेकोलॉजी बोला जाता है चींटियों का। ये इंपॉर्टेंट, देखो जो इंपॉर्टेंट है उसी को मैं इंक्लूड किया हूं। इक्थियोलॉजी मत्स्य का, ठीक है, इक्थियोलॉजी बोला जाता है कायिकी या फिर मत्स्य का अध्ययन को। वायरोलॉजी वायरोलॉजी विषाणुओं के अध्ययन। पैथोलॉजी रोगों की जो प्रकृति होती है, पैथोलॉजी है ना, लाल पैथ जैसा है ना, पैथोलॉजी जाते हैं हम लोग अपना चेक कराने के लिए कि मलेरिया है कि टाइफाइड है। लक्षणों एवं कारकों का अध्ययन करने के लिए। मायोलॉजी मनुष्य के पेशियों का अध्ययन के लिए होता है। पेलियोबॉटनी पादप जीवाश्मों का अध्ययन को कहा जाता है। जूलॉजी पता होगा, जूलॉजी और बॉटनी पहले से जानते होंगे। तो जूलॉजी जो होता है वो बेसिकली क्यों होता है? तो विभिन्न प्रकार के जंतुओं का विस्तृत अध्ययन करने के लिए। इथोलॉजी मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। बायोनॉमिक्स में जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन किया जाता है। ऑस्टियो, ये जरूर याद रखिएगा, ये आया हुआ सवाल है। ऑस्टियोलॉजी अस्थि का मतलब होता है हड्डी या बोन से संबंधित, ठीक है। लिथोट्रिप्सी एक चिकित्सीय प्रक्रिया है जिसके में किरणों की सहायता से गुर्दे, पित्ताशय व मूत्राशय की थैलियों में स्थित पथरी को तोड़कर इलाज किया जाता है। अरे लिथोट्रिप्सी का मतलब होता है ना, जैसे आपको ये हो गया, क्या कहते हैं, स्टोन हो जाता है बॉडी में, तो उसको जो निकालने की तरीका होता है ना, वो भी रेज के माध्यम से, उसको कहते हैं लिथोट्रिप्सी। पेडोलॉजी ये इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है। मृदा के निर्माण का या मृदा के अध्ययन का या मृदा के प्रकार का अध्ययन कहलाता है पेडोलॉजी। फिजियोलॉजी शरीर के विभिन्न भागों के कार्य तथा कार्य विधियों का अध्ययन को लेकर के फिजियोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। सेरोलॉजी सीरम रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन। न्यूरॉन कहाँ होता है? हमारा तंत्रिका तंत्र है ना, तंत्रिका तंत्र से संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है? न्यूरोलॉजी। ट्रोफोलॉजी पोषण विज्ञान से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एंथ्रोपोलॉजी बेसिकली मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी एक सब्जेक्ट भी होता है ना। एंथ्रोपोलॉजी में बेसिकली मानव का विकास कैसे हुआ है, होमोसेपियंस तक को पहुंचने तक का जो सफर है उसको कहा जाता है एंथ्रोपोलॉजी। निएंडरथैल है ना, ये जो है उसके पहले के स्पीसीज हैं ह्यूमन बीइंग, होमोसेपियंस बनने के पहले। एग्रोस्ट्रोलॉजी घासों का अध्ययन को कहा जाता है या घासों के अध्ययन और पालन को कहा जाता है एग्रोस्ट्रोलॉजी। ओरोलॉजी कहा जाता है पर्वतों का अध्ययन को, ठीक है। एग्रोस्ट्रोलॉजी घासों का और ओरोलॉजी पर्वतों का, ठीक है। अब देखो जीव विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां। फ्लोरिकल्चर, तो सजावट के लिए काम में आने वाले जो पुष्प होते हैं ना उसका अध्ययन को कहा जाता है फ्लोरिकल्चर, फूल फ्लोरी ऐसे। सेरीकल्चर याद रखना, सेरी का संबंध होता है रेशम से, रेशम का कीट का जो पालन होता है ना उसको कहते हैं सेरीकल्चर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखो, हमारा सवाल नहीं, नेक्स्ट है एपीकल्चर। ये सेरी भी याद रख लेना, एपी भी मधुमक्खी से संबंधित है, ठीक है, मधुमक्खी से संबंधित है हमारा एपीकल्चर। विटीकल्चर अंगूर की खेती को कहते हैं। टिश्यू कल्चर कहा जाता है कृत्रिम माध्यम से उत्तकों का संवर्धन। उत्तक का मतलब क्या होता है? सेल का मतलब होता है कोशिका और सेल के बाद होता है टिश्यू, टिश्यू को कहते हैं उत्तक। तो इंग्लिश में टिश्यू कल्चर, उत्तकों का संवर्धन कृत्रिम रूप से। हॉर्टिकल्चर फल सब्जी और उद्यान पादपों का संवर्धन को लेकर। सिल्वीकल्चर वन्य वृक्षों और उनके उत्पादों का संवर्धन को लेकर के। अब समझो विषाणु के बारे में। विषाणु क्या होता है? एक अति सूक्ष्म अकोशिकीय मतलब सिंगल सेलुलर विशेष न्यूक्लियो प्रोटीन के कण होते हैं। न्यूक्लियो प्रोटीन ध्यान रख लेना, है ना। जीवित परपोषी होते हैं और परपोषी का मतलब जो दूसरे के बॉडी में जाकर के अपना ये करेंगे, जनन करते हैं। विषाणु की खोज कौन किए थे? इवानोवस्की। कब? 1892 में। और ये तंबाकू का जो मोजेक रोग था
तंबाकू का मोजेक रोग, है ना, तंबाकू के मोजेक रोग पर इसको खोजे थे, ये याद रखना, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा सा, इसके अलावा 1829 ईस्वी में ये हुआ था। विषाणु का सिर्फ इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी उसको कहते हैं जिसमें बहुत नग्न जो होता है ना ऑब्जेक्ट, उसको भी जब देखने की बारी आती तो उसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। विषाणु से होने वाला पौधा में कोई रोग है तो हाँ, तंबाकू का जो मोजेक रोग है पत्ती में होता है, बंकी टॉप केला का पत्ती में होता है, और आलू का मोजेक रोग ये होता है विषाणु से। अब विषाणु से मनुष्य में चेचक होगा, फिर पित्त ज्वर होगा जिसको अर्बो वायरस कहा जाता है, पोलियो होगा निस्पंदी वायरस है, खसरा होगा मोरबोली वायरस है, गलसुआ है मम्स वायरस है, रेबीज है, रेबीज को हाइड्रोफोबिया कहते हैं, कुत्ता काटने से होता है, ठीक है। मस्तिष्क शोध होता है, हर्पीज वायरस से होता है, इन्फ्लुएंजा आर्थोमिक्सियो वायरस से होता है, ट्रेकोमा, है ना, ध्यान रखना। आप एक कमेंट करके बताना ट्रेकोमा का संबंध किस बॉडी के पार्ट से। ट्रेकोमा रोग जो होता है वो बॉडी के किस बॉडी पार्ट में होता है। नेक्स्ट है डेंगू ज्वर और HIV एड्स। HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस, एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है, ये भी वायरस से होता है। अब देखो कवक जो होता है हरित लवक रहित होता है, मतलब इसमें ना क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। संवहन उत्तक और थैलोफाइटा भी इसमें नहीं होता है, संवहन उत्तक रहित थैलोफाइटा है। और पर्णहरित विहीन, पर्णहरित भी नहीं रहेगा, कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बनाएगा, ये किसी दूसरे पर डिपेंड करेगा। भोजन ग्लाइकोजन के रूप में रहता है और इसका कोशिका भित्ति जो होती है वो काइटिन से बनी होती है। कवक का ये संबंध है। अब देखो कवक से कुछ होने वाला इंपॉर्टेंट रोग, इंपॉर्टेंट है ध्यान से। अब जंतु में कौन कौन सा रोग होता है वो इधर, और पौधों में जो रोग होता है वो इधर। तो जो कवकों से, ये सवाल बनता है कि वो कौन कौन से रोग हैं जो कवकों से होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कवकों से होने वाला रोग में सबसे पहले है एस्परजियोलिसिस, है ना, जिसको हम फेफड़ा का रोग भी कहते हैं, दाद, मेनिंजाइटिस, हेप्टाज्मोसिस, ओनिकोमाइकोसिस, दमा, गंजापन और खाज, ये होता है कवक से होने वाला जंतु में रोग। वहीं पौधों में भी होता है, सरसों में होता है सफेद कीट रोग। तो देखो जब आप पढ़ोगे एग्रीकल्चर साइंस तो वहां पर भी ये सब चीजें मिलेंगी, तो वो थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अगर ये वाला बात अगर ध्यान में रहेगा तो आपको जो ये है ना क्या कहते हैं उसको, कृषि विज्ञान से संबंधित सवाल जब आएगा तो वहां पर भी आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो देखो ये पौधों में कौन कौन सा रोग होगा, सरसों का सफेद कीट रोग, इसके अलावा मूंगफली का टिक्का रोग, आलू का जो होता है उत्तर भाव अंगमारी, ये याद रख लेना कवक से होता है, गन्ने का लाल सड़न, बीच में से ऐसे फटा हुआ रहता है ना, आलू का अंगमारी रोग, सेब का फल सड़ना, गेहूं का लाल रस्ट, है ना, रेड ब्रस्ट कहते हैं उसको शायद, बाजरे में अर्गॉट रोग, ठीक है, गेहूं का ढीला स्मट, अंगूर पाउडर में मिल्ड्यू, ये है कवक से, राई का इर्गॉट रोग, ये सारे के सारे रोग होते हैं किससे, तो कवक से। अब समझो जीवाणु के बारे में, ठीक है। जीवाणु क्या है, हरित लवक रहित एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय प्रोकैरियोटिक सूक्ष्मजीव, सिंगल सेलुलर या मल्टी सेलुलर हो सकता है। दो तरह की सूक्ष्मजीव होते हैं, एक को कहते हैं प्रोकैरियोटिक, एक को कहते हैं यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है जिसका बॉडी बहुत ज्यादा डेवलप्ड नहीं होता है। इनकी कोशिका भित्ति का रासायनिक संगठन पौधों की कोशिका के रासायनिक संगठन से बिल्कुल भिन्न होती है। कुछ इंपॉर्टेंट और लाभदायक जीवाणु के नाम देखिए, राइजोबियम भूमि की उर्वरता को बढ़ाता है ना, दलहनी फसलों के गांठ में होता है, जैसे फसल है, फसल का रूट है ऐसे से और यहाँ पर गोल गोल करके होता है, इसको कहते हैं राइजोबियम। ये क्या करता है ना, नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम करता है। दूसरा है लैक्टोबैसिलस जीवाणु, है ना, इसको जीवाणु को ध्यान रखना बैक्टीरिया भी कहते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया तो इंपॉर्टेंट है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से दूध से दही बनता है ना। एसिटोबैक्टर, एसेटी सिरका बनाने में यूज किया जाता है। माइकोकोकस कॉन्डिलेस, माइकोकोकस कॉन्डिलेस बेसिकली चाय की पत्तियों में क्यूरिंग के लिए ये क्या करता है, हेल्प करता है। तो ये लाभदायक जीवाणु है। लेकिन कुछ ऐसे भी जीवाणु हैं जो हानिकारक है, जैसे क्लोस्ट्रिडियम बोर्टुलिनियम, ये भोजन को क्या कर देता है, विषाक्त कर देता है, ठीक है। अब देखो जीवाणु से होने वाला पौधों में कुछ रोग है, कौन कौन से रोग है, तो सेब का अग्नि निर्जा रोग। तो अब यहां फिर से वही बात आ गई कि कुछ ऐसे रोग होते हैं
जिनके बारे में जानना जरूरी है। जैसे सेब का अग्नि निर्जार रोग जो है वो सेब में होता है, और किससे होता है? तो जीवाणुओं से होता है। नेक्स्ट है चावल का अंगमारी रोग, यानी कि अंगमारी रोग का संबंध किससे है? तो अंगमारी का जो रोग का संबंध है वो चावल से है। आलू का सैथिल रोग, आलू का सैथिल रोग भी इसी जीवाणु से होता है। नींबू का कैंकर रोग, गेहूं का टुंडू रोग और फलों का क्राउन गॉल रोग, ये सारे के सारे रोग जो होते हैं वो किससे होते हैं? वो जीवाणुओं से होते हैं। ठीक है, अब आगे देखो, नेक्स्ट हमारा पॉइंट होगा जीवाणुओं से पशुओं में होने वाला कौन कौन रोग। अभी तो हम वहां पर बताए पेड़ में, अब यहां देखो पशुओं में, भेड़ में एंथ्रेक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोग है भाई। एंथ्रेक्स का संबंध भेड़ से, जानवर से बेसिकली होता है। जानवरों का काला पैर रोग, ये होता है जीवाणुओं से। जीवाणु द्वारा मानव में होने वाला कौन कौन रोग है? तो एक है क्लोस्ट्रीडियम टिटनी, टिटनस एक बीमारी होती है बेसिकली, जैसे लोहा वोहा या शीशा वगैरह गड़ जाता है ना पैर में, तो उस समय ये वाला बीमारी हो जाती है, टिटनस का बीमारी। इसीलिए टिटबैक का हम लोग को इंजेक्शन लेना पड़ता है जब कभी भी हम लोग का कोई ये ऑब्जेक्ट जैसे ग्लास हो गया या आयरन का कोई चीज हमारा, उससे हम ये हो गए हैं क्या कहते हैं, घायल या जख्मी हुए हैं, तो हमको टिटबैक का हमको लेना पड़ता है। हेमोफिस्पर्टुसिस काली खांसी के लिए ये। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, तो ये है पता टीबी। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस टीबी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। विब्रियो कॉलरी, ये कॉलरा हैजा का। कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया के लिए है ना। बैसिलस पेस्टिस प्लेग के लिए। डिप्लोकोकस न्यूमोनिया के लिए। बेसिकली इसमें ब्लड का क्या होता है, बनना बंद कम हो जाता है, न्यूमोनिया में कम हो जाता है बेसिकली खून ही। साल्मोनेला टाइफी टाइफाइड का होता है। और माइकोबैक्टीरियम लेप्री, कोड़ या लेप्रोसिस जिसको कहते हैं कुष्ठ रोग, है ना। साइनोबैक्टीरियम अब देखो साइनोबैक्टीरिया या नील हरित शैवाल इसी को कहा जाता है, ये एक प्रकार का जीवाणु होता है। ठीक है, और इनको साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। साइनोबैक्टीरिया को पृथ्वी का सफलतम जीवधारियों का समूह माना जाता है, याद रख लेना। अब एक एग्जाम्पल ये एक टॉपिक अगर दे दिया, पृथ्वी का सफलतम जीवधारी कौन है? तो साइनोबैक्टीरिया है। लाल सागर का लाल रंग, है ना, ट्राइकोडेस्थियम एरिथ्रियम नामक साइनोबैक्टीरिया के कारण से दिखाई देता है। अब लाइकेन देखो क्या होता है। लाइकेन बेसिकली थाइलोफाइटा प्रकार की वनस्पति है जो कवक और शैवाल दोनों से, तो लाइकेन का संबंध है। लाइकेन जो होता है वो किसको किसको मिला करके होता है? तो कवक प्लस शैवाल क्या बना देगा? लाइकेन। ठीक है, कवक और शैवाल को मिलाने के बाद क्या होगा? सहजीवी बन जाता है, परस्पर सहजीवी। लाइकेन वायु प्रदूषण का संकेत होता है। अगर कहीं पर वायु प्रदूषण ज्यादा हो रहा है ना, वायु प्रदूषण, तो वहां पर लाइकेन जो होता है वो नहीं उगता है। तो इससे ये पता चलता है ना कि वहां की वायु जो है वो प्रदूषित है। पेड़ों की छालों पर उगने वाला लाइकेन को क्या कहा जाता है? कोर्टिकोल्स। तथा खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को सेक्सिकोल्स। दो प्रकार के लाइकेन होते हैं, जब चट्टान पर उगेगा तो कोर्टिकोल्स, और अगर ये पेड़ों पर उगेगा तो कोर्टिकोल्स होता है, खाली चट्टान पर उगेगा तो सेक्सिकोल्स होता है। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। आगे आते हैं। अब देखो एक बीजपत्री के कुछ महत्वपूर्ण पौधे। तो ग्रैमिनी एक कुल है। ग्रैमिनी कुल के कौन कौन से पौधे पाए जाते हैं? तो जाई, गेहूं, मक्का, चावल, गन्ना, बाजरा, ज्वार, जौ, ये एक बीजपत्री होते हैं। ठीक है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, है ना। तो एक बीजपत्री ग्रैमिनी में अंतर्गत ये सब आते हैं। लिलिएसी ग्रुप कुल का कौन कौन सा पौधा होता है? तो प्याज, लहसुन और सतावर, ये लिलिएसी कुल का पौधा है। पाल्मी बेसिकली खजूर, नारियल, सुपारी और ताड़, ये पाल्मी कुल का पौधा है। और म्यूजेसी कुल का पौधा एकमात्र केला है। ठीक है, फिर है द्विबीजपत्री के कुछ महत्वपूर्ण कुल। तो द्विबीजपत्री में कुकुरबिटेसी देखो क्या है, परवल, तरबूज, खरबूजा और कद्दू, यह है कुकुरबिटेसी कुल का पौधा। और मिर्टेसी कुल का पौधा में मेहंदी, अमरूद, जामुन और यूकेलिप्टस। फिर है रोजेसी कुल का पौधा। रोजेसी कुल का पौधा में रसभरी, सेब, गुलाब और ये नाशपाती। और है अम्बेली फेरी कुल का पौधा में जीरा, लौंग, सौंफ, गाजर, धनिया,
ये आता है हमारा अम्बेली फेरी कुल के पौधे में। नेक्स्ट है सोलेनेसी कुल का पौधा। सोलेनेसी कुल के पौधा में कौन कौन आएगा? तो आलू, बैगन, टमाटर, लाल मिर्च, धतूरा और तंबाकू, ये है सोलेनेसी। और है कंपोजिटी कुल के पौधा में गेंदा, गुलदाउद, ये फूल है, सूरजमुखी, ठीक है, सलाद और जिनिया, ये सारे के सारे हैं कंपोजिटी कुल के पौधे। अब आगे है हमारा रूटेसी। रूटेसी में नींबू, संतरा और मौसमी। और कुशीफेरी कुल के पौधे में फूलगोभी, मूली, सरसों और सलजम। देखो ये सवाल दोनों जगह आ सकता है, बायो में भी आएगा और कृषि विज्ञान से संबंधित अगर कुछ है ना पेपर तो वहां पर भी आएगा। ये बात ध्यान रखेंगे क्योंकि वहां पर ये वाला बात पूछा जाता है। फिर है मालवेसी कुल का पौधा। मालवेसी कुल का पौधा में कपास, भिंडी और गुड़हल, ये आता है मालवेसी कुल का पौधा में। नेक्स्ट हमारा आते हैं आगे पादप हार्मोन के बारे में। पादप हार्मोन में बेसिकली पौधों की जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने के वाले जो हार्मोन होते हैं, रासायनिक पदार्थ, उसको पादप हार्मोन। पादप हार्मोन को फाइटो हार्मोन भी कहा जाता है। फाइटो हार्मोन, पादप हार्मोन को ही फाइटो हार्मोन कहा जाता है। तो पादप हार्मोन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट हार्मोन है? तो यहां पर आपको बेसिकली 6 टाइप का हार्मोन दिख रहा होगा। एक को कहते हैं ऑक्सिन, एक को कहते हैं फ्लोरिजेंस, एक को कहते हैं एथिलीन, एक को कहते हैं जिब्रेलिन, एक को कहते हैं साइटोकाइनिन, एक को कहते हैं एबेसिक अम्ल। अब अलग अलग जो है उसका अलग अलग नाम है। जिब्रेलिन जटिल कार्बनिक यौगिक का बना होता है, साइटोकाइनिन क्षारीय प्रकृति की, एबेसिक अम्ल जो होता है वृद्धिरोधी है, और एथिलीन गैसीय रूप में पाए जाने वाला है, और फ्लोरिजेंस फूल को खिलने में मदद करता है। ठीक है, अब आगे थोड़ा इसी के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर को गैनोंग पोडोमीटर से मापा जाता है। तो वाष्पोत्सर्जन, वाष्प जो बनता है ना पौधों में, उसको मेजर करने के लिए गैनोंग पोडोमीटर का यूज किया जाता है। नींबू का जो लिटिल लीफ रोग है वो कॉपर की कमी के कारण से होता है। मटर का मार्स रोग ये मैग्नीज की कमी के कारण से होता है। धान का खैरा रोग, ये आया हुआ सवाल है, जिंक की कमी से होता है धान का खैरा रोग। फिर है फूलगोभी का व्हिट पटेल रोग, इसको मॉलिबडेनम की कमी के कारण से होता है। पत्तियों में हरिमहीनता जो रोग है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम और मॉलिबडेनम की कमी से होता है। ठीक है, ये पेड़ के कुछ ऐसे ऑर्गेनिक हैं, कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट हैं जो स्मॉल मात्रा में जरूरत पड़ती है। नींबू का डाइबैक रोग जो होता है वो कॉपर की कमी के कारण से होता है। आम का लिटिल लीफ ये रोग जस्ता के कमी के कारण से। चुकंदर का हट रोग बोरोन की कमी के कारण से। आंवले में निक्रोसिस, आंवला में निक्रोसिस रोग होता है जो बोरोन की कमी से होता है। और आलू का जो ब्लैक हर्ट रोग होता है वो ब्लैक हर्ट रोग भंडारण में ऑक्सीजन की कमी के कारण से होता है ना। जब आपको रख रहे हैं, आलू को भंडारण कर रहे हैं, उसमें अगर ऑक्सीजन कम पड़ गया ना तो वो वहां पर ब्लैक हर्ट रोग हो जाता है। सलजम का वाटर कोट रोग जो होता है वो मैग्नीज की कमी के कारण से होता है। अब आगे टॉपिक है हमारा वर्गीकी। वर्गीकी बेसिकली क्या होता है? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव जंतुओं और उनकी समानताओं और असमानताओं के आधार पर छोटे बड़े समूहों में बांटा जाता है, उसी को वर्गीकी कहते हैं। वर्गीकी को बेसिकली टैक्सोनॉमी कहा जाता है इंग्लिश में, टैक्सोनॉमी। ठीक है, टैक्सोनॉमी। आगे देखो, सबसे पहला टैक्सोनॉमी में आपको पढ़ाते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या होता है? ये जंतुओं का संघ का कोई युतक और कोई अंग इसमें नहीं होता, यानी प्रोटोजोआ का अपना कोई ना टिश्यू होगा ना तो बॉडी का पार्ट होता है। शरीर इसका नग्न होता है, पॉलिकल द्वारा ये ढका होता है। इस प्रोटोजोआ में कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे? तो अमीबा, एंटामीबा, हिस्टोलिटिका, एंटामीबा कोलाई, प्लाज्मोडियम, यूग्लिना, ये आएगा एग्जाम्पल प्रोटोजोआ में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है पेरिफेरा। पोरिफेरा में आएगा पर बहुकोशिकीय जलीय जीव। बेसिकली ये चट्टान के ऊपर रहता है। पोरिफेरा जो होता है ना, प्रोटोजोआ में अंदर में ही आ रहा है ये पोरिफेरा, याद रख लेना। तो जो पोरिफेरा है या पोरिफेरा जो है वो बेसिकली ना किसी चट्टान के ऊपर में चिपटा हुआ रहता है, ठोस पदार्थ पर ये रहता है ना। इसका आकृति अनियमित, कोई आकृति फिक्स नहीं होगा, या तो बेलनाकार हो सकता है, या तो अंडाकार हो सकता है, या शाखानुमा हो सकता है। याद रख लेना, ये सब चीजें आएगी।
नेक्स्ट देखो पोरीफेरा में ही, पोरीफेरा का बेसिकली होता है कि इसके अंतर्गत जो आने वाला है ना जीव, उसमें उत्तक नहीं होगा, टिश्यू नहीं होगा। एग्जाम्पल में क्या आएगा, साइकॉन, हाइनोलेमा, स्पंजिया, यूप्लेक्टेला, ये जंतु जो होते हैं वो किसमें आता है, पोरीफेरा में। नेक्स्ट है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा बेसिकली क्या होता है, ये जल, थल और जंतु, ये जल, थल और वायु तीनों जगह पर रहेगा, ठीक है। और इसके अंतर्गत क्या आएगा, मक्खी सबसे बड़ा है आर्थ्रोपोडा, केकड़ा, मकड़ियाँ, किलनी, बिच्छू, तिलचट्टा, झींगा, रेशम, ये कनखुजरा, निफॉन, ये सारे के सारे आते हैं आर्थ्रोपोडा संघ में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मोलस्का। मोलस्का बेसिकली क्या होता है, अरे स्पंजी टाइप होता है ना इसका स्ट्रक्चर, इसका है ना मोलस्का का। तो ये समुद्री जीव होता है, ज्यादातर समुद्री जीव होता है और स्वच्छ कुछ और जल में और स्थल पर भी पाया जाता है। इसमें कौन कौन सा एग्जाम्पल आएगा, नोटिलस, ऑक्टोपस, डोरिस, डेंटेलियम, काइटन, पाइला और हेलिक्स सेपिया, ये इसके एग्जाम्पल है मोलस्का का। मोलस्का के बाद आएगा संघ एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा बेसिकली जंतु समुद्री होते हैं और इसमें तारा मछली, ब्रिटल स्टार, समुद्री आर्चिन, समुद्री खीरा, कुमेरिया, थियोन, ये एग्जाम्पल है एकाइनोडर्मेटा का। फिर है कार्डेटा। कार्डेटा में क्या क्या आएगा, शार्क आएगा, टॉर्पीडो आएगा, रोहू आएगा, कतला आएगा, सिंगी आएगा, मांगूर, बेसिकली मछलियां हैं ये, गरे, एनोबस, ये कार्डेटा के हैं। ये याद रख लेना कि शार्क का डॉग फिश और टॉर्पीडो को इलेक्ट्रिक रे के नाम से भी जानते हैं। डॉग फिश है शार्क और टॉर्पीडो को कहा जाता है इलेक्ट्रिक रे, ठीक है। उभयचर, एम्फीबियन इसको कहा जाता है, ठीक है। एम्फीबियन बेसिकली जो ऐसा जीव जो दोनों जगह पे रहेंगे, ठीक है। कहाँ कहाँ, तो लैंड पर भी और वाटर में भी। एम्फीबियन बेसिकली मेढक, सालमेंडर और प्रोटीसस, साइरेन। साल्टोड और सालमेंडर जरूर याद रख लेना, उभयचर में आता है। ये इंपॉर्टेंट है, आता है सवाल कि निम्नलिखित में कौन सा जीव जो है उभयचर है। सरीसृप जो रेंगेगा, रंग रेंगने वाले बेसिकली होते हैं, कच्छप, कछुआ, गोह, करैत, अजगर, घड़ियाल, ये सब उड़ेंगे नहीं या चलेंगे नहीं। नाग, एलिगेटर, ये रेंगेंगे। सरीसृप बेसिकली रेंगते हैं। और बगरेस, बगरेस साधारण नाम इसका करैत है और नाजा का नाम है कोबरा। नागा बेसिकली होता है ना कोबरा नाग, ठीक है। होप सो कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा सरीसृप तक। आगे देखो विटामिन और पोषण के बारे में अब समझो। 1911-12 में पोलैंड का एक वैज्ञानिक था कैसिमिर फंक। सबसे पहले फंक ने विटामिन के बारे में बताया, फ्रंक नहीं, फंक। फंक महोदय पोलैंड के ये वैज्ञानिक थे और इन्होंने विटामिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। कुल 2 श्रेणियां हैं, एक होता है घुलनशील जो जल में और एक होता है वसा में। BC जल में घुलनशील और कीड़ा KEDA यानी विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये होता है वसा में घुलनशील, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। आगे आते हैं, देखो अब कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन। विटामिन ए, इसका नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल। ये कहाँ से मिलता है, गाजर, हरी सब्जी, दूध, मक्खन, अंडा, यकृत। इसकी कमी से कौन सी रोग होती है, तो रतौंधी और जीरोप्लेथेलमिया, है ना। विटामिन B1 का नाम है थायमिन। सोयाबीन, अनाज, दूध और फलिया में हमको मिलता है। बेरी इससे बीमारी होती है। विटामिन B2 इसको कहते हैं राइबोफ्लेविन। अंडा, पनीर, मांस, ईस्ट, हरी पत्तेदार सब्जियां, इससे हमको मिलता है। किलोसिस, त्वचा का फटना और आंखों का लाल होना, विटामिन B2 के कारण से होता है, कमी के कारण से। ये राइबोफ्लेविन इसका साइंटिफिक नेम है। विटामिन B5, ठीक है। विटामिन B2 के बाद B3 होना चाहिए, सॉरी B3। विटामिन B3 ये है निकोटिनिक अम्ल या इसको नियोसिन भी कहते हैं। दूध, अंडे, फलिया, मछली, यीस्ट, मांस में मिलेगा। पेलाग्रा एक बीमारी होती है, पेलाग्रा को चर्म रोग कहा जाता है या 4D सिंड्रोम कहा जाता है, B3 के कमी के कारण से होता है। नेक्स्ट है B5। विटामिन B5 को पेंटोथिनिक अम्ल भी कहते हैं, पेंटोथिनिक एसिड भी कहते हैं। मूंगफली, मांस, दूध, अंडे, बाल का में प्राप्त होता है। इसको अगर टेक इन करेंगे तो हमको विटामिन B5 भी मिलेगा। बाल का सफेद होना, वृद्धि रुकना, ये विटामिन B5 के कारण से होता है। फिर है विटामिन B6 जिसको कहते हैं पायरिडॉक्सिन। बेसिकली अनाज, मांस, ईस्ट, दूध से मिलता है। एनीमिया, चर्म रोग इसी के कमी के कारण से होता है। फिर है विटामिन B7, इसको कहते हैं बायोटीन। साइंटिफिक नेम विटामिन B7 का बायोटीन होता है।
मांस, गेहूं, अंडा, सब्जी और फल में मिलता है। बाल का झड़ना और लकवा मारना, ये विटामिन B7 के कारण से होता है ना। फिर है विटामिन B9 जिसको कहते हैं फॉलिक एसिड, है ना। विटामिन बी किसके कारण से होगा या कहाँ से मिलेगा हमको? ये विटामिन B9 का सोर्स क्या है? हरी सब्जियां, फलियां, ईस्ट, मांस और अंडे। कुंठित वृद्धि और रक्त क्षीणता की कमी होगा। नेक्स्ट है विटामिन B12। विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम है साइनोकोबालामिन। दूध, मछली, अंडा, मांस, आंत के जीवाणु, इससे हमको प्राप्त होगा। एनीमिया बीमारी होती है और पांडु रोग एक है नाम, वो विटामिन B12 के कारण, कमी के कारण से होता है। फिर है विटामिन C, इसको कहते हैं स्कॉर्बिक एसिड, इंपॉर्टेंट है। स्कॉर्बिक एसिड बेसिकली आंवला, नींबू, टमाटर और खट्टे फल में प्राप्त होता है। स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। फिर है विटामिन D। विटामिन D को कहते हैं कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल विटामिन D साइंटिफिक नाम है। और मछली का तेल, मक्खन, अंडा तथा सूर्य के प्रकाश से हमको विटामिन D मिलता है। एकमात्र ऐसा विटामिन होता है जो हमारा बॉडी में अंदर में ही बनता है ना, बाहर से इसको लेने की हालांकि जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। ऑस्ट्रेलियोमेलिशिया, ठीक है, याद रख लेना यहाँ पर। रिकेट्स होता है बच्चों में और ऑस्टियोमेलिशिया होता है बेसिकली अडल्ट में, ठीक है। फिर है विटामिन E जिसको कहते हैं टोकोफेरॉल। सोयाबीन, अंडे की जर्दी और गेहूं और तेल से हमको प्राप्त होगा। जननांग की पेशियों कमजोर होना, जनन क्षमता कमी होता है इससे। विटामिन E को ना ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है, इसको साइंटिफिक नेम टोकोफेरॉल है। जो लड़कियां सुंदर होना चाहती हैं, जो लड़के सुंदर होना चाहते हैं, उनको विटामिन E लेने की जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन K। विटामिन K का नाम है नेफ्थोक्विनोन, है ना। सोयाबीन, आंत का बैक्टीरिया, हरी सब्जियां, अंडा, इसको लेने का विटामिन K। क्लॉटिंग, ब्लड का क्लॉटिंग न जमना, इसी की कमी के कारण से होता है, ठीक है। चलो, होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा ना वो पाचन तंत्र से हम आगे बताएंगे। तो ये वाला वीडियो में जैसा रिस्पॉन्स रहेगा उसी के बाद हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।